इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टॉपिक है आज हमने डिस्कस करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास पेपर में अगर देखा जाए तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों में आ चुका है। तो कोशिश कीजिए इसको समझ लीजिएगा कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट चेंज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ग्राफ आपके पास बन के आ रहा होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें आज हमने सीखनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास सॉल्वेंट होती कौन सी चीज़ है। सॉल्वेंट किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पानी है, इसके अंदर मैं शुगर को डालता हूँ तो हमारे पास जो पानी है सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमारे पास एनी थिंग ये कोई भी शय हो सकती है विच यूज टू डिज़ोल्व, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डिज़ोल्व करने के लिए कोई भी चीज़ को, डिज़ोल्व सॉलिड और लिक्विड। आप इसको यूज़ कर सकते हो सॉलिड को डिज़ोल्व करने के लिए या फिर लिक्विड को डिज़ोल्व करने के लिए। सही है। जो सॉल्वेंट यूजली हम इस्तेमाल कर रहे थे, अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात की जाए तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दे रहे होते हैं। अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें हल हो जाती हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, वो इथेनॉल है। उसकी भी रीज़न है कि हम इथेनॉल को ही कॉमनली यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्वेंट हैं। आज हमने यही चीज़ पढ़नी है कि अगर हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आता है, लास्ट जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। याद रखिएगा हमारे पास यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज जो सॉल्वेंट है वो 95% इथेनॉल है। क्या है? 95% इथेनॉल मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज 95% इथेनॉल। ये 95% इथेनॉल है। इथेनॉल का अगर फार्मूला देखोगे तो ये हमारे पास CH3 CH2 और OH है। और याद रखिए इथेनॉल वही शराब है जो अमूमन पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये पीने वाली शराब है। एक होती है मिथेनॉल, वो जहरीली शराब होती है, तो ये वो जहर होता है। जबकि ये जो शराब है ये पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही, ये 95% हम यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सॉल्वेंट हैं, वाटर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, साइक्लोहेक्सेन है, ईथर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है, वो रीज़न देखने लगे। बिकॉज, क्योंकि इसके रीज़न की बात करने लगे कि हम मिथेनॉल को क्यों यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले नंबर पर ये चीप है। ये क्या है? इट इज़ चीप, ये सस्ता पड़ता है हमें। सेकंड रीज़न, इसकी जो डिज़ोल्विंग पावर है ना, किसी चीज़ को अपने अंदर हल करने की सलाहियत है, वो अच्छी है। इस वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हैज़ गुड डिज़ोल्विंग पावर, गुड डिज़ोल्विंग पावर, इसकी डिज़ोल्विंग पावर बहुत अच्छी है। थर्ड नंबर पे जिस वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इथेनॉल को यूज़ करते हैं, ये 210 नैनोमीटर से अबव वेवलेंथ को अब्जॉर्ब ही नहीं करता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इथेनॉल कैन नॉट एब्जॉर्ब इथेनॉल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब अबव 210 नैनोमीटर। इथेनॉल कभी भी 210 से ऊपर वाली जो वेवलेंथ होती है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजोल्व लाइक। क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व लाइक। देखिए आपके पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं और जो चीज़ हल कर रहे हैं ना वो भी दो तरह की हो सकती है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, मैं कहता हूँ जी मैंने साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी? साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन की स्ट्रक्चर मालूम करना चाहता हूँ। अब देखिए बेंजीन को अगर मैं पानी के अंदर डालता हूँ ना, पानी के अंदर हल नहीं होगी। बेंजीन को उठा के आप इथेनॉल के अंदर डाल दो, इथेनॉल के अंदर भी हल नहीं होगी। और वाटर के अंदर डाल दो, वाटर के अंदर हल नहीं होती।
तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनॉल और वाटर के अंदर हल ना हो, तो फिर हमें कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा। यही लाइक डिजोल्व लाइक बताता है कि हमेशा पोलर चीज़ें पोलर चीज़ों में हल होती हैं, पोलर चीज़ें पोलर चीज़ों में हल होती हैं। यानी अगर आपके पास जो सल्यूट है, जो जिस चीज़ को आप एग्जामिन करना चाहते हैं, जिस चीज़ का स्ट्रक्चर फार्मूला मालूम करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह को मालूम करना चाहते हैं, अगर वो पोलर है तो आप पोलर सॉल्वेंट यूज़ करोगे। अगर वो नॉन पोलर है, अगर वो चीज़ क्या है, नॉन पोलर है, तो आप क्या करोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करोगे। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, सही है। कभी भी पोलर और नॉन पोलर आपस में हल नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अगर इथेनॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नॉन पोलर चीज़ उठा के आप इथेनॉल के अंदर डालोगे वो हल हो जाएगी, सही है। हल होनी भी चाहिए उस सॉल्वेंट के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आपका जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है ना, वो क्लियर होना चाहिए। द सॉल्वेंट यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी क्लियर, स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी क्लियर। क्लियर का मतलब है बिल्कुल साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर की जगह पर अगर आप ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर लाइट ठहरे ना, क्योंकि हमने लाइट पास करनी होती है, रेडिएशंस पास करनी होती हैं। ऐसा ना हो कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, उसके अंदर लाइट वैसे ही आधे से ज़्यादा वो सॉल्वेंट ही एब्जॉर्ब कर लें, ये भी ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी सॉल्वेंट चूज़ करना है, देखो जो भी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर एक खासियत होनी चाहिए कि वो सॉल्वेंट कभी भी जो वेवलेंथ आप सैंपल के ऊपर गिरा रहे हो, वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ना करे। अगर वो भी एब्जॉर्ब करेगा और आपका सैंपल भी एब्जॉर्ब करेगा, तो आपका रिजल्ट ख़राब आएगा, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। बस ये सिंपल सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। द सॉल्वेंट should not absorb wavelength अंडर एग्जामिनेशन। जो आप एग्जामिनेशन करने के लिए अंडर एग्जामिनेशन, जो आप एग्जामिनेशन करने के लिए, पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये तो बातें थी मेरे पास सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट होता क्या है, कौन सा सॉल्वेंट मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, सही है, आपका हल होने के लिए कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सिंपल चीज़ें थी। अब बात आ जाता है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। आपने देखे कुछ ट्रांजिशन पड़ी हुई हैं। मैं चाहता एक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेलिंग में भी थोड़ा बहुत गलत हो तो वर्ड में ट्रांजिशन लिखा है, तो चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, हमारे पास अगर हमने इस तरह कुछ बनाया था और ये लेक्चर हमारे पास हो चुका है। मैंने कहा था ये हमारे पास है सिग्मा, ये पाई है, ये नॉन बॉन्डिंग, ये पाई स्टार है, और ये हमारे पास सिग्मा स्टार है। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सारी की सारी पढ़ चुके हैं, सारी की सारी हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पे जो बेसिकली बात करनी है ना, मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है या फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो फिर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा, उसको सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा। हमने सिर्फ ये बताना है कि आपके ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते हो। सॉल्वेंट चेंज करने से आपके ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। चलो, मैं ना क्या किया, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसकी बात करने लगा हूँ। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, पाई से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा रहे हैं, पाई से पाई स्टार का मतलब याद रखिएगा कि उस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है। पाई बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड को कहते हैं, याद रखिएगा, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज नोन एज अ डबल बॉन्ड, सही है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और हम उसके ऊपर लाइट गिराते हैं, लाइट गिराने के बाद इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। मैं कहता हूँ, जो सपोज किया, यूजुअली ऐसे हो रहा है, ये हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है, ये पाई है, ये पाई स्टार है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया। अगर आप इसी कंपाउंड को, ये मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ जिसको मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, सही, अगर मैं इसी कंपाउंड को डिसॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कौन सा, पोलर सॉल्वेंट। अब देखना, पोलर सॉल्वेंट जैसे मैं ऐड करता हूँ
तो ये क्या करता है, इस कंपाउंड को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है। जैसे ही स्टेबलाइज करेगा तो एनर्जी का जो सेपरेशन है इन दो स्टेट के दरमियान वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना है, सिर्फ क्या किया मैंने, सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट ऐड करने के बाद आपका एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, इज डिक्रीज्ड। मतलब अगर आपको यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ती है लाइट की, शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्व कर लेगा। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए 200 जाउल, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होगी 140 जाउल। सपोज कर रहा हूँ ये सारी की सारी वैल्यूज़, और आपको पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप है। अगर यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ 200 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पे आपके 200 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगी। यहाँ पे कितने वाली होगी, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 300 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाएगी और आपके ग्राफ पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपके पास सपोज किया एक ग्राफ पहले इस तरह का आ रहा है, यहाँ पे आपने लैम्डा ले लिया है, यहाँ पे आपने एब्जॉर्बेंस ली उस एलिमेंट की। पहले आपके पास ग्राफ आया इस तरह का, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, 300, 100, 200 और ये 300। सही है। मैंने सॉल्वेंट से पहले की अगर बात करूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही है 200 पे। आपके पास ग्राफ आएगा इस तरह का, इस तरह का, यानी कि आपको जो पीक मिलेगी, मैक्सिमम लैम्डा मैक्स मिलेगा, वो आपका 200 के ऊपर मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हो, सॉरी पोलर सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हो, तो आपके पास ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिर लैम्डा ही लिया है, यहाँ पे मैंने एब्जॉर्बेंस ही लिया है, और इसके बाद अगर यहाँ पे ग्राफ अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब आपको जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिल रही होती है वो 300 के ऊपर मिल रही होती है। कहाँ पे मिल रही होती है, 300 के ऊपर मिल रही होती है। अब इन बातों को लिखना किस तरह है, बात यहाँ पे आ जाती है। इन बातों को हम राइट किस तरह करेंगे। देखो, यूजुअली अगर देखा जाए तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, पाई ये है, पाई स्टार ये है। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो आपका ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस पाई टू पाई स्टार में कम हो जाता है। मतलब आपको शॉर्टर वेवलेंथ अगर यूज़ करोगे, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ शॉर्टर कह दिया, लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ करोगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या है कि आपका ग्राफ थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा, बस ये फ़र्क पड़ेगा। सही है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर राइट कर देता हूँ तो ताकि पता चल जाए कि हम इसको लिखेंगे किस तरह। इसके बाद एक और भी केस की बात करनी है। ड्यूरिंग पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें, वी ऐड, जब हम इसके अंदर ऐड करें, वी ऐड पोलर सॉल्वेंट, देन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आपने पोलर यूज़ किया है, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देगा। जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, देन एंड एनर्जी गैप, जो एनर्जी का गैप होगा, एनर्जी गैप बिटवीन पाई टू पाई स्टार is decreased and molecule will absorb longer wavelength, and molecule absorb longer wavelength। ले लीजिए, सिंपल सी बात याद रखिएगा कि आपने सॉल्वेंट चेंज किया है, सॉल्वेंट चेंज करने की वजह से आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, ग्राफ बन रहा है, वो टोटली चेंज हो गया। सही, पहले कहीं पे बन रहा था, फिर कहीं पे बनना शुरू हो गया। इसके बाद मैं एक और भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन सी, N2 पाई स्टार, सही है, N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाली जो होती है ना, ये याद रखिएगा, N2 पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है,
ये उन कंपाउंड के अंदर होगी जिसमें पहले नंबर पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये भी कह सकते हो लोन पर मौजूद हो उनके अंदर। और पाइस का मतलब है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। बस ये सिंपल सी बात आपने जहन में रखनी है कि आपके पास डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यानी अनसैचुरेशन हो, उसके अलावा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये वाली चीज़ ज़रा गौर करो, इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं और बाकी ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ये क्या है हमारे पास? कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप की अगर बात की जाए या इस तरह के जो कंपाउंड और हैं जिसमें N to pi स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, तो वहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे N to pi स्टार हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाना चाहते हैं, N से पाई स्टार में है, और यहाँ पे मैं अगर सॉल्वेंट कौन सा ऐड करूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करता हूँ, तो हमारे पास इसके दरमियान का जो एनर्जी गैप है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करने से ये मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है। बस ये सिंपल सी बात याद रखनी है। जैसे स्टेबलाइज होगा, इसके दरमियान में जो एनर्जी गैप है, यहाँ पे एनर्जी गैप बड़ा है, यहाँ पे एनर्जी गैप छोटा है, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से आपके पास एनर्जी गैप छोटा हो जाता है, सही, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा। मॉलिक्यूल जब स्टेबलाइज होगा तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा और आप लॉन्गर वेवलेंथ, सही, क्या कर सकते हो, लॉन्गर वेवलेंथ वाली एनर्जी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने शुरू हो जाएगी। सेम काम यहाँ पे यही वाला, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको शॉर्टर वेवलेंथ पे मिलेगी। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं किसमें, N to pi स्टार में, N to pi स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पोलर का करते हो यहाँ पे, तो इसका बिल्कुल रिवर्स फिनोमिना होगा। मतलब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इतना है, अगर पोलर इस्तेमाल करोगे एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ट्रांजिशन करवाने के लिए N to pi स्टार, और ज़्यादा एनर्जी देने के लिए आपको शॉर्टर वेवलेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी एंड वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है ये इन्वर्सली है। ये आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू Hc ओवर लैम्डा, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी बढ़ाने के लिए वेवलेंथ छोटी करनी पड़ती है, एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, वेवलेंथ को छोटा करना पड़ेगा। सो अगर हमारे पास यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम आ रहा है तो आपको वेवलेंथ बड़े वाली चाहिए। देखो एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ बड़ी। अगर आप यहाँ पे सपोज किया, मैं कहता हूँ जी मेरे पास N to pi स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है और मैंने सॉल्वेंट यूज़ कर लिया पोलर, पोलर का मतलब क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा तो वहाँ पे वेवलेंथ कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, वहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टर इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया। सही, ये सिंपल सी बात याद रखिए। वो ग्राफ का भी तकरीबन इसी तरह कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दोनों में क्या बात है, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आप पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हो स्टेबलाइज करने के लिए। N to pi स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आप अगर मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करना चाहते हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा और आप लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ बिल्कुल सेम यही होगा, सही है। ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो आपका ग्राफ यही इसी तरह का बनेगा। और मॉलिक्यूल की एग्जांपल मैंने दे दी है, इसकी भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, आप जिसकी मर्जी दे दो। मैं कहता हूँ ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाली भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है, सही है। यानी कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लो, यहाँ पे एग्जांपल में दे दो। ये था जी हमारे पास सिंपल सा लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर सॉल्वेंट चेंज करते तो आपके ग्राफ के ऊपर या स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रिजल्ट आ रहा होता है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। यह था ये हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।